पीएमएस सर्विस या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस आज के समय में हलवा बन चुका है। बिकॉज आप टेलीग्राम जाए या फिर ट्विटर जाए, हर ट्रेडर आज के टाइम पे पीएमएस सर्विस चला रहा है। आप उसके पास आइए, वो आपको सर्विस देंगे। इट हैज़ बिकम सो इजी, जस्ट लाइक अपने आजकल के बॉलीवुड गानों के जो लिरिक्स है ना, आई मीन खुद ही देख लो, नाच 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 नाच, 18 बार आपको नाच बोलना है, नाच मेरी रानी, उसके आगे रानी लगा दो, बन गया गाना। सो सिंपल इज दैट। उसके बाद उसके नए नए वर्जन आएंगे, उबासी ले लो रानी, मगरमच्छ के ऊपर बैठो रानी, गट्टे की सब्जी खा लो रानी, एटसेट्रा। तो इतना जिस तरह से लिरिक्स बनाना ईजी हो चुका अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री में, उसी तरह आज के समय पे पीएमएस रन करना भी बहुत ईजी आ गया। आई मीन गली नुक्कड़ पे आपको मिलेंगे 2 लाख रुपए पे पीएमएस मैनेज कर रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब 10,000 रुपीज अगर आपके पास कैपिटल है, तब भी आप पीएमएस के क्लाइंट बन सकते हो। लेकिन ये आखिर पीएमएस होता क्या है? व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस? इसका कंसेप्ट क्या होता है? इसके क्या एग्जैक्ट रूल्स है जो ले डाउन किए गए हैं रेगुलेटर द्वारा? इसका एडवांटेज क्या होता है? क्या हमको पीएमएस सर्विस की सही में जरूरत है? और किस प्रकार से हम एक अच्छा पीएमएस सर्विस पिक कर सकते हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, लेट मी गिव अ क्विक शाउट आउट टू आवर वीडियो पार्टनर, जो कि है टिकर टेप, जिसका प्रो वर्जन मैं खुद यूज करता हूं, आप लोगों को पता है, फॉर स्टॉक एनालिसिस। इसका बेस्ट फीचर मुझे लगता है इसका स्क्रीन है, जिसमें मेरे हिसाब से मैं पैरामीटर लाइक ग्रोथ या फिर वैल्यूएशन एटसेट्रा लगा के चेक कर सकता हूं। और उसके साथ जो इसका एमएमआई फियर एंड ग्रीड मीटर है, जिससे मैं मार्केट सेंटिमेंट्स को आराम से समझ जाता हूं, वो ऑसम है। आप भी अपनी एनालिसिस को प्रो बना सकते हो बाय डाउनलोडिंग टिकर टेप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो पीएमएस का मतलब क्या होता है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। पहले आपको ये चीज समझनी है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है पीएमएस का, वो नॉर्मल रिटेल के लिए नहीं बना है। इट इज मेंट फॉर एचएनआई। एचएनआई मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हमारे देश में जो मिनिमम अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक पीएमएस में, दैट इज टू बी 50 लाख रुपीज। ये 2 साल पहले 25 लाख रुपीज था। बट हमारे देश में जब ये कंसेप्ट आया था, उस समय तो सिर्फ 5 लाख रुपीज था। बट धीरे धीरे विद टाइम, बिकॉज लोगों की नेटवर्थ भी बढ़ी है, तो इसका लिमिट भी बढ़ा हुआ है। पीएमएस लाइसेंस क्या है? किसी को भी मिल सकता है क्या? तो इसका आंसर मैं अब आपको देता हूं कि आंसर है नहीं, सबको पीएमएस का लाइसेंस नहीं मिलता। इसके कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका पर्सनल नेटवर्थ एटलीस्ट 2 करोड़ रुपीस के ऊपर होना चाहिए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री का, और कुछ क्वालिफिकेशंस भी होने चाहिए इन द टीम। सो ये सोच पाना कि अगर आपकी स्टॉक पिकिंग स्किल अच्छी है तो बस इसी कारण आपको सेबी एक पीएमएस रन करने का लाइसेंस दे देगी, तो ये गलत है। आप जान के हैरान हो जाओगे, जो टेलीग्राम पे पीएमएस चला रहे, वो आधे टाइम उनके पेट्रोल भरने के पैसे नहीं रहते एक्टिवा में। अब एक फॉर्मल पीएमएस और इनफॉर्मल वे ऑफ मैनेजमेंट जो हमारे देश में ज्यादा चलता रहता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट इज बिकॉज पीएमएस सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होती है, तो यहां पर एक अकाउंटेबिलिटी होती है। कल को आपको कोई परेशानी हुई तो आप सेबी को कंप्लेन कर सकते हो कि भाई यहां पर ये मैंने पीएमएस सर्विस ली, आपके साथ रजिस्टर्ड है, इनके साथ मेरे को ये इशू है, आप देख लो। जबकि एक इनफॉर्मल मैनेजमेंट जो आप पर्सनल टर्म्स पे करते हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं। सेकंड, पीएमएस मैनेजर्स को हर चीज का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, हर ट्रांजैक्शन का जो कि वो क्लाइंट के अकाउंट में ले रहे हैं, हर इन्वेस्टमेंट का उनको ख्याल रखना पड़ता है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट थेसिस से लेके सारी चीजें रिकॉर्डेड होनी पड़ती है। वहीं पर एक इनफॉर्मली जो मनी मैनेज करता है व्यवहार के बेसिस पे, बिकॉज उनको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, तो उनके लिए ये सारी चीजें जरूरी नहीं होती है, नेसेसरी नहीं होती है। नेक्स्ट, सेबी ने ये स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी हुई है दैट फंड मैनेजर्स को क्लाइंट से, ध्यान से सुनिएगा, हर फंड मैनेजर को क्लाइंट से पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी होती है। दैट इज ट्रेड पंच करने के पहले कॉल करके भी परमिशन लेना होता है। इसलिए काफी सारे पीएमएस मैनेजर्स ने ना एक नया टोटका निकाला, एक नया तरीका निकाला है। इसे ध्यान से सुनना। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सिंपली एक एएमसी होती है, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसको पैसे आप दे देते हो, जैसे एचडीएफसी एएमसी हो गया, एक्सिस का एएमसी हो गया, जो भी हो गया। एंड ऑफ द डे एनएवी के बेसिस पे आपके बिहाफ पे वो यूनिट्स बाय कर लेते और आपके अकाउंट में आ जाते हैं। पर इन पीएमएस मैनेजर्स ने एक नई चीज चालू कर दी है, क्योंकि अगर आपके पास लेट्स से 50 लाख रुपीस हैं और आप अगर किसी पीएमएस के पास जाते हो, तो वो पहले आपसे एक सेपरेट डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, उन्हीं के अंडर वो आपको खोलने बोलेंगे। देन बोलेंगे आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट तक खोलने के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर पीएमएस ट्रांजैक्शंस। अब आप लोग सोचोगे यार इतनी धंधली क्यों करनी है, एक अलग से बैंक अकाउंट क्यों खोले, डीमैट तो समझ में आता है। वो इसलिए बिकॉज पीएमएस मैनेजर्स हर चीज में परमिशन नहीं लेना चाहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर कस्टमर का पुराना बैंक अकाउंट ही लिंक्ड है तो पीएमएस मैनेजर जो शेयर्स खरीदता है उसके डिविडेंड्स कस्टमर के पुराने अकाउंट में जाएंगे, फिर पीएमएस वाले को पूछना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, कस्टमर के अकाउंट में आए कि नहीं आए उनको कंफर्म करना पड़ेगा, जीएसटी का माजरा अलग रहेगा। इसलिए ये सब पंगे ना लेने के चक्कर में ये लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू बोलते हैं कि भैया आप अपना एक अलग सा बैंक अकाउंट बनाओ, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पीएमएस रिलेटेड यहीं पर होंगे। इसीलिए काफी सारे पीएमएस मैनेजर्स आज के टाइम पे जब जाते हो तो सिर्फ 50 लाख है तो ऐसे नहीं बोलेंगे भाई आ जाओ। काफी सारे पीएमएस मैनेजर्स आपको एक सेपरेट बेस खुलवाते हैं और आपसे पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते हैं। मेहनत वाला काम तो है, पर एक काम जो आप बिना मेहनत के कर सकते हो वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, बिकॉज इससे प्रोत्साहन मिलता है इस तरह के टेक्निकल अननोन टॉपिक्स को भी आपके सामने लाने का। अब पीएमएस का जो फॉर्मल सेटअप बना है वो एक्चुअली में लेट 90s में काफी ज्यादा डार्क था। उस समय पीएमएस मेनली कॉर्पोरेट अकाउंट्स ही मैनेज करते थे, जो कि मेनली होते थे बैंक्स या फिर इस तरह की चीजें थी। बाय द वे आपने स्कैम 1992 में इसकी झलक देखी होगी जब हर्षद मेहता पीएमएस की बात करता है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन का उपयोग करके पीएमएस मैनेजर्स उस समय पे प्राइस रिगिंग भी करते थे और बैंक से 8% आई थिंक 8% के ब्याज पे पैसा उठा के वो लोग शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट भी करते थे। इसके बाद जो सरप्लस रिटर्न आता था उसके बाद जो ब्याज हो गया उसको देने के बाद ये उनके एडिशनल कमीशंस निकाल लेते थे। तो बहुत ही ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड वे में ये पूरा माजरा चलता था पीएमएस मैनेजर्स का उस समय पे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्षद मेहता के टाइम पे भी आपने देखा होगा बैंक्स, इंस्टीट्यूशन सब मिलकर कैसे पीएमएस में धंधली कर रहे थे। बट आपको समझना है कि उस समय पे कॉर्पोरेट में भी सबसे ज्यादा पीएससी कंपनीज जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती थी वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होती थी। बट फिर सेबी के आते ही स्ट्रक्चर थोड़ा सुधरने लग गया और उसके बाद प्राइस रिगिंग हल्की पुल्की इधर से कम हो गई। पीएमएस जिनके पास 500 करोड़ के ऊपर का एसेट है, लेट्स से उनके 500 करोड़ रुपए तक के क्लाइंट है, तो उनको मैंडेटरी होता है कस्टोडियन रखना भी। जी हाँ, और ये लोग लेवरेज नहीं ले सकते। तो अगर आपको लगता है पीएमएस वाले डेरिवेटिव्स में पूरा ट्रेड करेंगे, नहीं, मतलब अगर एक पीएमएस मैनेजर को निफ्टी का एक लॉट ऑफ फ्यूचर लेना है तो सेबी कहती है कि भैया आप 1-1.5 लाख में नहीं ले सकते। जो आपको मार्जिन दिखता है ना 1-1.5 लाख नहीं, आपको पूरे 10 लाख रुपीज रखने पड़ेंगे, मतलब 18,000 इंटू द लॉट साइज अप्रॉक्स बता रहा हूं। वैसे भी सेबी रेस्ट्रिक्ट करती है पीएमएस को डेरिवेटिव्स में पैसे डालने से। ओनली रिसेंटली उसने अलाउ किया है कुछ माइनर एक्सपोजर इनटू द कमोडिटीज फ्यूचर, दैट टू फॉर द पर्पस ऑफ हेजिंग। अदरवाइज यूजुअली सेबी सबको रेस्ट्रिक्ट करती है फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। अब आते हैं इनके चार्जेस कैसे होते हैं, व्हाट आर द स्टैंडर्ड चार्जेस, बिकॉज पीएमएस मैनेजर भी की एक रिसर्च टीम होती है, एनालिसिस टीम होती है, उसके भी वर्कर्स होते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, काफ़ी सैलरी देनी होती है, रेंट देना होता है। इसलिए वो लोग एक फिक्स्ड मैनेजमेंट फी आपके टोटल अमाउंट पे पहले तो आप लोगों से लेते हैं। अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की बात करो तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड होता है 1 to 2% के बेसिस पे। इसके अलावा वो लोग आपसे कुछ चार्जेस भी होते हैं तो वो भी लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एंट्री लोड हो गया इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। एग्जिट लोड हो गया, बोले तो इनकेस अगर आप उस पीएमएस को 2-3 साल जो भी एग्रीमेंट में है उससे पहले अगर आप छोड़ने की कोशिश करते हो, उसके बीच में छोड़ दो, तो आपको एक एडिशनल कट उनको देना पड़ता है, परसेंटेज देना पड़ता है, एक एडिशनल कॉस्ट बियर करना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है जो कि करीब 10 to 25% के बीच में होता है। बट हाँ, यहां पर एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आपको बता दूं पीएमएस जो फॉलो करती है, जिसे हम कहते हैं हर्डल रेट। अब ये क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगा, आपको आसान शब्दों में इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा कि हर्डल रेट क्या होता है। कि लेट्स से एक पीएमएस मैनेजर बोलेगा कि जब तक 6% का एनुअल रिटर्न मैं आपको बनाना दूं, मैं तब तक आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लेने वाला हूं। 6% के ऊपर ही मेरी शेयरिंग चालू होगी। तो इससे क्लाइंट को एक एश्योरिटी मिल जाती है कि यार पीएमएस मैनेजर ना पूरी जान लगा देगा जब तक, क्योंकि उसको रिटर्न अगर बनाना है तो उसको 6% तो करना पड़ेगा। तो एक और वर्ड होता है इसी के साथ साथ, वो होता है कैचअप। कैचअप बोलते हैं, कैचअप नहीं कैचअप। बोले तो लेट से 2 साल तक पीएमएस ने आपको कोई रिटर्न पर बना के नहीं दिया, अंडर परफॉर्म किया है, तो वो 2 साल का कुछ भी आपसे चार्ज नहीं करेंगे शेयरिंग। 3rd ईयर में जब उनको प्रॉफिट होता है तो जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उसको क्रॉस करने के बाद और लास्ट 2 साल की रिकवरी करने के बाद अगर वो प्रॉफिट पाते उस पर वो शेयरिंग चार्ज कर सकते हैं। वैसे सारे पीएमएस मैनेजर्स ये चीज़ नहीं करते क्योंकि उनकी भी हालत थोड़ी टाइट रहती कि क्या पता अपन रिटर्न नहीं बना पाए तो जितना पैसा आ रहा है बटोर लो। बट हाँ, अच्छे पीएमएस मैनेजर्स अपना ये कैचअप और
हर्डल रेट वाली चीज बिल्कुल लगाते हैं। तो आप भी एक चीज ध्यान रखो कि आपका पीएमएस मैनेजर लगा रहा है कि नहीं। दूसरे इसके अलावा जो एडिशनल कॉस्ट होते हैं लाइक जीएसटी हो गया, ब्रोकरेज हो गया, एस्टेट हो गई, ये सारे भी यूजुअली क्लाइंट्स को ही पास ऑन कर दिए जाते हैं अलोंग विद द परफॉर्मेंस फी। तो ये पूरा फी स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये सारी चीजें बटी रहती हैं। फाइनली सवाल उठता है कि हमको अगर एक पीएमएस में पैसा डालना है तो हम कैसे सिलेक्ट करें। पहली चीज जो आपको समझनी होगी कि पीएमएस मेनली रिस्क टेकिंग एचएनआईज के लिए ही होता है। सो अगर आपके पास जो टोटल सेविंग है वो करीब करीब लेट्स से 50 लाख रुपीस तक की है तो प्लीज पीएमएस में मत जाना। उसके नीचे का अमाउंट तो वैसे भी अगर कोई आपसे मांगता है तो वो पीएमएस नहीं चला रहा, वो एनीवेज काफी ज्यादा रिस्की होते हैं। तो आपको एक चीज समझनी कि आपके पास एक बड़ा कॉर्पस है, लेट्स से इन अ फ्यू क्रोर्स, तब यू कैन थिंक ऑफ गोइंग इनटू पीएमएस। नेक्स्ट आप चेक कीजिए कि आपका पूछिए पीएमएस मैनेजर से कि गोल बेस्ड रिस्क कंपैरिजन कैसा है आफ्टर पेइंग द चार्जेस। मतलब कि अगर आपका गोल लेट से 10% सीएजीआर के बेसिस में, तो क्या पीएमएस आफ्टर ऑल परफॉर्मेंस फी, ये जरूरी है, टैक्सेस एटसेट्रा, आपके गोल को मैच कर सकती है। नेक्स्ट, क्या पीएमएस मैनेजर की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी कंजर्वेटिव है या फिर रिस्की है। काफी सारे इन्वेस्टमेंट जो मैनेजर्स होंगे ना वो अननेसेसरी रिस्क लेते हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइक एक पीएमएस मैनेजर है साउथ के, वो पूरा का पूरा स्मॉल कैप में डाल देते हैं और उनकी फिर क्लाइंट्स की थोड़ी हालत खराब हो जाती है। प्लस अगर आपका पीएमएस टैक्स ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, दैट इज ऑडिटेड सीए रिपोर्ट्स में हेल्प करता है, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा। सो दोस्तों ये था ऑल अबाउट पीएमएस स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिससे कि आपको मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी। आशा करता हूं आपको कुछ नया सीखने मिला है। अगर इस तरह के टेक्निकल टॉपिक्स भी आपको पसंद आते हैं तो मेक श्योर लाइक्स में कंजूसी ना करें, और पीएमएस, एआईएफ, इन पे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट में पीएमएस लिखेगा, तो आई ट्राई टू ब्रिंग मोर वीडियोस ऑन दिस टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।